देखिए हमें स्टार्ट करना था टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना आपको? यस सर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से क्या पता चल रहा है हमें न्यूक्लियोफाइल लेके आना। न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या होगी? जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मतलब जिनको न्यूक्लियस चाहिए। न्यूक्लियस का मतलब क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको चाहिए? जो खुद या तो नेगेटिव होंगे या तो इनके पास लोन पेयर होगा। तो न्यूक्लियोफाइल को पहचानने का तरीका या तो नेगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? ये भी सही रिप्रेजेंटेशन है, ये भी सही रिप्रेजेंटेशन है, और ये भी सही रिप्रेजेंटेशन है। ये नेगेटिव चार्ज का हो गया, ये हो गया हमारा लोन पेयर का, और ये दोनों का। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा दूसरे वाले एलिमेंट को और उसकी जगह खुद जुड़ेगा। हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। दूसरा हमें पढ़ना है SN2 रिएक्शन। अब हम समझते हैं ये 1 और 2 क्या है। 1 बताता है कि रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि किसी एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी? 1। और हम इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि का मतलब 1। उसके बाद एन से क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक। एस क्या है? सब्स्टिट्यूशन। यानी इसका पूरा नाम हो गया यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताएं इसका नाम क्या हो सकता है? दो है तो बाई। डाई। हाँ, डाई भी बोल सकते हैं, बाई भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे का आप कंप्लीट कर पाएंगे, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। सर एक मॉलिक्यूल अपने से नहीं टकराएगा। हाँ, ये अच्छी बात आपने पूछी। ये जो एक मॉलिक्यूल है, क्या ये मॉलिक्यूल खुद वाइब्रेट कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। और अगर हम SN2 की बात करें तो ये 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब 2 स्टेप में कौन कौन सा स्टेप होगा? पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अब समझते हैं ये चीज़ कैसे हो रही है। मान ले मेरे पास कोई एक कंपाउंड था, उसने अपना कोई ना कोई बॉन्ड बना रखा होगा, 1 2 3 4। इधर कोई मान लीजिए ब्रोमीन था। अब कुछ भी मान सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इस रिएक्शन में पहला काम क्या किया होगा? इस बॉन्ड को आपने तोड़ा होगा। जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो बताओ इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? ब्रोमीन और कार्बन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। हाँ। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? पहले स्टेप में इसको तोड़ेंगे और आप इसको बना लेंगे C+। और ये देखो ध्यान से, हमें मालूम है कि जो हमारा प्लेन होता है XY प्लेन या YZ प्लेन, प्लेन क्या होता है? 2 एक्सिस से मिलकर बनता है, ठीक है। वो जो प्लेन है ना, उस प्लेन की मैक्सिमम एंगल कितनी होती है? अगर बताओ X एक्सिस की बात करें तो इसकी मैक्सिमम एंगल कितनी हो सकती है? 180। 180। वेरी गुड। अगर मैं इसमें 2 प्लेन इंट्रोड्यूस कर दूँ तो, 2 प्लेन नहीं सॉरी 2 एक्सिस इंट्रोड्यूस कर दूँ तो
तो दोनों के 190 है। वो तो होगा ना, कुल मैक्सिमम एंगल कितने हो सकते हैं टोटल? चारों क्वाड्रेंट के हाँ, सब जोड़ जाने के 360। 360। ऐसा ही हमने पढ़ा है एक्चुअली। ये क्या है, एक्स एक्सिस का 180 और वाई के 180 दोनों सम हो गए, कितने हो जाते हैं? 360 डिग्री। 2D में क्या इससे ज़्यादा एंगल पॉसिबल है 360 से? नो सर। क्योंकि दो ही एक्सिस आएंगी तो कभी पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं 2D में 4 लोगों को रखना चाहूँ दूर दूर, तो मैक्सिमम कितना दूर रख सकते हैं हम? 90 डिग्री सर। 90 डिग्री। लेकिन अगर हम इसको 3D में रखें तो ये एंगल हमें आ जाती है 109.5 डिग्री, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। जो 30 मिनट होता है उसको हम आधा डिग्री कहते हैं। अच्छा। तो ये ऑलमोस्ट 30 मिनट के आसपास ही है, तो हम इसको आधा डिग्री यानी 109.5 कह सकते हैं। तो जब हम किसी कार्बन के अराउंड 4 लोगों को 3D में अरेंज करें तो वो ज्योमेट्री बनाता है टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री बनाता है? टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री अगर मैं थोड़ा सा आपको शो करने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा होता है, देखो ये ऐसे, और ये एंगल होता है 109.5 डिग्री। अब जो दो बच गए, 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन को, तो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, क्या 2 बच गए अभी? यस सर। एक बाहर की ओर आएगा आपके तरफ। जैसे अगर आपके सामने लैपटॉप है तो आप समझ लो कि लैपटॉप से कुछ निकल के आपकी ओर आ रहा है, और एक कहाँ जाएगा? लैपटॉप के पीछे। इसको हम बोलते हैं वेज, और इसको हम लोग बोलते हैं डैश। इसको पहचानना आसान तरीका, देखो ध्यान से, डैश डैश है तो ये डैश है और ये वेज है। किताब की अगर हम बात करें तो किताब में इसको ये बोलते हैं सॉलिड वेज, और इसको बोलते हैं डैश वेज या वेज डैश। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, आपको बस याद रखना वेज होता है और दूसरा डैश। बस एक बात बतानी चाहिए, वेज कहाँ है? आपकी ओर, और डैश कहाँ है? आपके ठीक पीछे। हाँ, ये सारे एंगल्स कितने होंगे? 109.5। हाँ बोलिए अब। जो 2 लाइन वो प्लेन पे है। हाँ, ये जो 2 लाइन है आपके ये प्लेन में पड़े हुए हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने पे पता कैसे चलता है? बहुत सिंपल तरीका है। जब भी आपको कंपाउंड ऐसा बना के दिया जाएगा, ऐसा, तो आपको तुरंत दिख गया कि ये दोनों जो सॉलिड लाइन है एकदम सिंपल वाली, ये हमारी प्लेन वाली है, ये डैश वाली पीछे है और वेज वाली आगे। अगर मैं इस कार्बन की, ये जो कार्बन है यहाँ पर, इसके हाइब्रिडेशन निकालूं तो होता है, हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्ट तरीका क्या था? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को गिनना था। आप बताएं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 है। 4 सिग्मा बॉन्ड है। कोई लोन पेयर है क्या कार्बन के पास? नो सर। यानी हाइब्रिडेशन क्या आने वाली है इसकी? 3। sp3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हाँ बोले। 3 सिग्मा लोन, मतलब वो सिग्मा बॉन्ड है। हाँ, और एक लोन पेयर है। हाँ, तब भी sp3 होगा ना? हाँ, तब भी sp3 होगा। तो उनका 2 हो जाएगा, sp2 वो 3 वाले का, और एक लोन पेयर का p आएगा और हो जाएगा sp3। तो ये इसकी ज्योमेट्री आ गई है टेट्राहेड्रल। अब पहले स्टेप में बताएं क्या होता है? आयन फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, यानी कि एक बॉन्ड टूटेगा। मान लो कोई बॉन्ड यहाँ पर था, ब्रोमीन या कोई भी मान ले, कुछ ऐसा जो अच्छा लिविंग ग्रुप हो। अच्छा लिविंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जो अपनी जगह जल्दी से छोड़ दे। अब बताओ, ये जितना जल्दी अपना जगह छोड़ेगा, क्या इसके ऊपर प्लस चार्ज उतनी जल्दी आ जाएगा? हाँ। अगर ये ब्रोमीन ना छोड़े तो प्लस चार्ज आएगा क्या कभी? नो सर। यानी कार्बोकेटायन के बनने के लिए लीविंग ग्रुप का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लीविंग ग्रुप का अच्छा होने का मतलब क्या है? जो जल्दी से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। और अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 17 की, तो ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन हो गए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। अब गुड है, ठीक है, क्या इसमें भी कोई का जो इन चारों में भी अच्छा होगा? यस सर। आपको देख के क्या लगता है कौन है एक्चुअली इनका डिफरेंस कहाँ पर है? साइज का। कौन है जो जल्दी से बॉन्ड छोड़ के चला जाएगा?
फ्लोरीन के आयोडीन? आयोडीन। आयोडीन। तो आयोडीन को हम लोग एक तरह का बेस्ड लिविंग ग्रुप मानते हैं ग्रुप नंबर 17 में। चलो मान लो आयोडीन की वजह मेरे पास ब्रोमीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी लिविंग ग्रुप अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि ये खराब है, लेकिन हाँ इनमें अगर हम बेस्ट की बात करें तो आयोडीन की है। अगर कभी हमसे ये कह दिया जाए कि मान लो कि ये कंपाउंड है, दूसरा एक कंपाउंड ये है, बताओ कौन जल्दी रिएक्शन शो करेगा SN1? आयोडीन वाला। तब आयोडीन वाला। और अगर मैं आयोडीन की जगह क्लोरीन कर दूंगा तब ब्रोमीन करेगा। ब्रोमीन करेगा क्योंकि उसकी साइज बड़ी है, तो कंपेरेटिवली क्लोरीन के कंपैरिजन में वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। आगे समझ में? ठीक है। यस सर। अब ये तुरंत बन जाएगा कार्बोकटायन। जब कार्बोकटायन बनेगा तो कार्बन के ऊपर कैसा आएगा? प्लस चार्ज। हाँ। और ब्रोमीन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके माइनस चार्ज की तरह निकल गया बाहर। अब बताए कार्बन के पास कितने बॉन्ड बचे होंगे? 3। अब अगर मैं 3 को टेट्राहेड्रल वाली पोजीशन पे छोड़ देता तो बताओ एंगल कितना आता? क्वेश्चन क्या था? अगर मैं जो 3 बॉन्ड बचे हैं इनको इनके पुरानी वाली कंडीशन पे ही छोड़ दूं तो एंगल कितना आता? 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि 109.5 डिग्री आएगी। हाँ। और अगर मैं इनको प्लेन में कर दूं तो कितना एंगल आएगा 3 लोगों को? अब 3 ही हमारे पास बस है। डिवाइड 3 कर देंगे। हाँ करके बताएं कितना आएगा? क्या 120 डिग्री आएगा? ये देखिए प्लेन का मैक्सिमम एंगल कितना है? 360। 360। अब 3 लोगों को रखना है 360 में, तो कितना एंगल पर रखेंगे? हम वो मतलब 3D वाला कर रहे थे ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप समझे। अभी पीछे अगर 3D में मैं छोड़ देता तो मुझे मालूम है 109.5 डिग्री के ऊपर गैप पे रहते। और अगर मैं इनको प्लेन में देखूं, क्योंकि नंबर कम हो चुके हैं, तो देखो ध्यान से 120 डिग्री पर रखे जा सकते हैं। आप बताओ किसमें रिपल्सन कम होगा, 109.5 में या 120 पर? 120। रिपल्सन कम होगा। पहले हम बताते हैं आपको ये रिपल्सन हो क्यों रहा है। पहले हम समझ जाते हैं आपको एक तरीके से कि रिपल्सन क्या है और हो कैसे रहा है। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये बॉन्ड किससे बना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से। हाँ। तो बेसिकली इनके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है यहाँ पर? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा? हाँ। अब चाहे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस वाले का हो चाहे इस वाले का हो, होंगे तो नेगेटिव चार्ज ही। यस सर। और इतना तो आप भी जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा? रिपल्सन। अब बताएं रिपल्सन दोनों केस में कहाँ ज़्यादा होगा? ये ए वाला, ये बी वाला। सर एंगल ज़्यादा है तो रिपल्सन कम होगा ना? हाँ। अब समझे एंगल ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा? वो पास है कि दूर है? दूर है तो। दूर है तो रिपल्सन कम होगा। तो आप बताओ ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल है? बी। बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ज्योमेट्री थी पहले कौन सी थी? टेट्राहेड्रल। लेकिन जैसे ही कार्बोकटायन बना इसने अपनी ज्योमेट्री चेंज करके क्या बना दी? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो प्लेन के अंदर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा आपको। देखिए ऐसा। बी वाले में रिपल्सन भी कम है ना? हाँ बी वाले में रिपल्सन कम है, इसलिए तो स्टेबल ज़्यादा है। हाँ लेकिन एक बॉन्ड हटा मतलब लिविंग ग्रुप अटैच हुआ कार्बन से। हाँ मतलब कोई भी लिविंग ग्रुप अटैच हुआ कार्बन से तो टेट्राहेड्रल होगा। हाँ। अब फिर 4 हो जाएंगे। 4 को अगर मैं प्लेन में रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 90। आप इसको ऐसे देखो ना, जब 3 है तो 120 है, बहुत अच्छी बात है, दूर दूर है। जैसे 3 को पहले मैंने 4 कर दिया, अब 4 360 में रखेंगे तो 90 आएंगे। क्या 90 डिग्री पर रिपल्सन ज़्यादा हो चुका होगा? यस सर। तो मेरे पास एक ख्याल आता है कि अगर टेट्राहेड्रल रहे तो वहाँ पे तो 109.5 है।
हाँ। तो 90 से बेटर 109.5 है, तो हम तुरंत उसको कहाँ लेके चले जाएंगे, टेट्राहेड्रल पर। हाँ, बात समझ में आ गई एकदम। ये था मतलब 360 डिग्री रहे तो प्लेन में, उससे ज़्यादा है तो हाँ, 3D में 360 से होगा। ज़्यादा होगा तो 3D में ही जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, दो ही एक्सिस से मिलके प्लेन बनना है, तो 360 मैक्सिमम आता है, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो। आपने जो भी पढ़ा हो अपने मैथ में थोड़ा बहुत, आपने देखा होगा 2D फिगर अगर है तो उसके एंगल हमेशा 360 ही आते हैं। ठीक है। ठीक है, ये बन गया हमारा कार्बोकटायन। अब समझे इस कार्बोकटायन का बनना क्या बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब मान लो ये सर। किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, चाहे वो ब्रोमीन की वजह से कोई ऐसा लिविंग ग्रुप हो जो जाना ना चाहता हो, कोई भी वजह हो, हाँ। अगर इसको प्लस में चेंज होने के लिए, यानी कार्बोकटायन में बनने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो हाँ, बताओ रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी। ये टाइम स्लो होगी। स्लो होगी। इन शॉर्ट मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, इस रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करने वाली है। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा तो जल्दी होगा। हाँ, यानी कि ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर। अब मैं आपको मान लो लिविंग ग्रुप मैंने सेम कर दिया है, ठीक है, दो कंडीशन लिए, दोनों में लिविंग ग्रुप क्या हो चुके हैं, सेम। एक कंडीशन है जिसका कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है, दूसरा कंडीशन है जिसका कार्बोकटायन कम स्टेबल है। आप बताओ कौन ज़्यादा रिएक्शन जल्दी शो करेगा। मैं इसको बताता हूँ कैसा मैं कह रहा हूँ। ये मान लें हमारा कार्बोकटायन है, ये 3 बॉन्ड है, तो एक में क्या है, यहाँ अच्छा। पर एच एच और एच जुड़ा हुआ है। दूसरा वाला कार्बोकटायन जो मैंने बनाया है, मान लें वो भी ऐसे 3 बॉन्ड से जुड़ा होगा। यहाँ मैंने लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3। क्या मुझे पहले से मालूम है CH3 अल्काइल ग्रुप है और ये प्लस आई शो करता है। ये सर। हाँ, हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, कहीं आप लिख के इनको याद रखेंगे। प्लस आई का मतलब ये सामने वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। चलो, देने वाला काम हाइड्रोजन भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करेगा और ये भी करेगा। यानी ये तीनों लोग मिलके इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं। बोले इसमें कोई दिक्कत। ये सर। ये जो 3 लोग हैं, ये तीनों लोग मिलके क्या कर रहे हैं, इनकी डेंसिटी बढ़ाना स्टेबल होगा। ये भी स्टेबल कर रहे हैं। लेकिन दोनों में स्टेबल करने की जो टेंडेंसी है वो सेम है कि अलग अलग, अलग अलग है। किस में ज़्यादा किस में कम। CH3 वाला में ज़्यादा है। सस्ते वाले ज़्यादा है। तो आप बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया। पहला वाला। नहीं, दूसरा वाला ना बच्चे। अभी आपने कहा सर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा, ज़्यादा बढ़ाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई कम हो गई। अच्छा एक बात ज़्यादा बताओ, होगा। एक बात बताओ, कार्बन पे प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास कम है ज़्यादा है। कम है। ये क्या चाहता है, इसके साथ कौन जुड़े, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे। इसको दे। अब मान लो देने वाले 2 लोग आते हैं, एक ज़्यादा देता है कम देता है, किस केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। जो ज़्यादा देगा। यानी कि मुझे समझ में आ गया कि ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल है, बी वाला। बी वाला। यानी कि ए और बी को मैं कंपेयर करूं तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी रिएक्शन करने की, बी। बी की। बोलो कोई दिक्कत। अब नो मैं सर। समझा रहा हूँ आपको इतनी बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं। आ जाओ, ये जो रिएक्शन होती है ना फर्स्ट स्टेप वाली कार्बोकटायन के फॉर्मेशन की, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, ये फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी आ सकती है। अब मान लो ये जो बना वो अनस्टेबल है, अगर वो अनस्टेबल होगा तो बना रहेगा पीछे भाग जाएगा। पीछे चलेगा। तो बताओ कार्बोकटायन जैसे खत्म हुआ क्या रिएक्शन होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। हाँ। अगर ये स्टेबल होगा तो क्या पीछे जाएगा कभी। नो सर। अगर इसको मालूम चल गया कि हम इससे ज़्यादा खुश यहाँ हैं तो क्या ये सब चाहेंगे कि हम आगे चले जाएं फॉरवर्ड रिएक्शन में। सर एक बार फिर से बोलिए, आवाज़ देखिए, कट गया। मैं ये कह रहा था अगर इनको ये मालूम चल जाए कि हम यहाँ से ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर हैं तो क्या ये सब सर जाना चाहेंगे फॉरवर्ड में बैकवर्ड में कि वहीं पर आएंगे।
वहीं पे रहेगा। नहीं, फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेंगे ना बच्चे। अगर आपको ये लगता है कि आप जो काम कर रहे हो दूसरे सीट पे बैठ के वो कम सीख रहे हो, फर्स्ट सीट पे बैठोगे तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, तो आप बताओ सेकंड पे बैठे रहोगे फर्स्ट पे चले जाओगे? फर्स्ट पे। फर्स्ट पे। और अगर आपको ये लग जाए कि नहीं फर्स्ट पे ज़्यादा लॉस है, थर्ड पे जाने पे ज़्यादा फायदा है, तो बताओ क्या करोगे? थर्ड पे जाएंगे। इन शॉर्ट आप काम वही करोगे जिसमें आपका फायदा है। कौन से कंपाउंड ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, जो स्टेबल है जो अनस्टेबल? स्टेबल। अब ये सारी बात समझ में आ गई कि अगर ये स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी, अगर ये अनस्टेबल है तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? बैकवर्ड। बोलो इसमें कोई दिक्कत? अब चलो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। और जो स्टेप नंबर 1 होता है इसी को हम बोलते हैं RDS। बेसिकली स्टेप नंबर 1 को नहीं, जो रिएक्शन स्लो होती है उसको हम बोलते हैं RDS। RDS का पूरा नाम होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको ना आप ऐसे समझ लें, आपके क्लास में कितने बच्चे होंगे? 30 बच्चे होंगे ही ना ऑलमोस्ट। 40-50 होंगे। मान लीजिए 50 बच्चे हैं, ठीक है। इस 50 के मैक्सिमम बच्चे, अब सारे बच्चे जैसे तो कभी हो नहीं सकते, मान लें 50 में 35-40 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे हैं, हर तरह के डिसिप्लिन को लेकर हर चीज़ में अच्छे हैं। कोई अगर आएगा तो उस क्लास को क्या कहेगा? अच्छा कहेगा बुरा कहेगा? अच्छा कहेगा। और मान लो 40 ही खराब है 10 अच्छे हैं तो क्या कहेगा? खराब कहेगा। खराब कहेगा। इसका मतलब वो पूरे की बात नहीं कर रहा है, वो जो हिस्सा है ना उसमें मेजॉरिटी देखा जा रहा है, कौन मेजर है उसी हिसाब से हो रहा है। हाँ। तो जब रिएक्शन को देखा जाता है, कई स्टेप में अगर रिएक्शन हो रही है तो हम उस रिएक्शन को प्रायोरिटी देते हैं जो धीरे धीरे जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो धीरे धीरे जाएगा तो उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम आराम से चेक कर पाएंगे कि सर ये रिएक्शन स्लो चल रही है तो इसका डेटा इकट्ठा करना, कितना रिएक्शन हुआ, कितनी देर में हुआ, क्या कैलकुलेशन सब आसान हो जाएगा। यस सर। इसीलिए जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा रिएक्शन आए जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, इसको चल के हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ हम पढ़ेंगे कि वो रिएक्शन जो एक स्टेप में होती हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलेंगे उनको? एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है उनको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा यानी एक से ज़्यादा स्टेप है तो हम उस वाले स्टेप को RDS बोलेंगे जो स्लो होता है। बोलो सही बात है? अब एक सवाल आया, सर हमें कैसे मालूम चला यही स्टेप स्लो होगा? आजा अब वो डिस्कस करते हैं। क्या मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है? अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि सेकेंड स्टेप है क्या। सेकेंड स्टेप में बताए क्या करते हैं हम? न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे। वेरी गुड। मान ले मेरा न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड आयन, हो सकता है नहीं हो सकता है? यस सर। बिल्कुल हो सकता है। अब बताओ अगर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या चाहेंगे? आपस में जुड़ जाए कि मुझे जबरदस्ती जोड़ना पड़ेगा? OH। हाँ, OH माइनस नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये खुद जुड़ना चाहते हैं कि मुझे जबरदस्ती जोड़ना पड़ेगा? खुद जुड़ जाएंगे। खुद जुड़ जाएंगे। यहाँ से यहाँ जाने की टेंडेंसी इनके आपस में ही बहुत अच्छी है, ये सब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा पहले वाले स्टेप को देखें। क्या अगर मैं टेट्राहेड्रल वाले हिस्से को रख दूं तो अपने आप बॉन्ड तोड़ के वो प्लस में बनेगा कभी? नो सर। क्या मुझे तोड़ना पड़ेगा? यानी मुझे समझ में आया स्टेप नंबर 1 मुझे जबरदस्ती करनी है, स्टेप नंबर 2 में नहीं करना पड़ेगा। तो बताओ स्टेप नंबर 1 धीरे धीरे होगा कि स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 1। समझ में आ गया पूरी कहानी? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है अब आपको? नो। ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेते हैं। आप ना एक बार यहाँ तक पढ़ लो पहले, उसके बाद हम आगे समझाते हैं क्या करते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। जो स्टेप नंबर 1 था उसमें क्या हो गया था, हमारा कार्बोकैटायन बन के मिल चुका था ऐसा।
और इसके ऊपर मुझे अटैक किसका कराना है? अब एक न्यूक्लियोफाइल का। यस सर। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा अभी, क्या इस जब OH माइनस का अटैक होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, जरूरी नहीं है OH माइनस ही हो, तो ये 4 हो जाएंगे कि 3 ही रहेंगे अटैक होने के बाद? सर हमको मतलब क्यों अटैक करा रहे हैं इस पे? क्या चीज़? स्टेबल था, मतलब कार्बन स्टेबल था Br के साथ भी, अभी भी OH माइनस का भी कराएंगे तो फिर क्यों करा रहे हैं? क्योंकि देखिए OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब हमें मान लीजिए मेरे पास कोई और प्रोडक्ट है, मुझे कुछ और बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? जो है उसी को आपस में मिलाना पड़ेगा ना। अब मैं कह दूं कि वो भी अच्छा है ये भी अच्छा है, तो नया डिश तो नहीं बन पाएगा। नया डिश कब बनेगा? जब हम उनको आपस में मिलाएंगे, कुछ हटाएंगे, कुछ नया मिलाएंगे। अच्छा। और जो OH माइनस है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ऐसे समझ लें कि क्लास में एक टीचर और बच्चे बैठे हुए हैं। उसी समय एक बच्चा आ जाता है, कोई भी बच्चा, दूसरे क्लास का मान ले या सीनियर क्लास का मान ले, तो क्या होगा? क्या टीचर खड़ा होगा? नो सर। टीचर अपना बैठा रहेगा, उसको उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली कंडीशन, वही कंडीशन है, बच्चे टीचर सब कुछ सेम है, सब लोग बैठे हुए हैं, और अचानक से प्रिंसिपल आ जाते हैं। बोलो अब क्या होगा? क्या आप टीचर खड़े हो जाएंगे? यस सर। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कोई आया है, या इसलिए हुआ है क्योंकि जो सामने वाला आया है वो उससे स्ट्रांग है? यस सर। यही बात है। जब हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आते हैं जिसकी पावर आपके लिविंग ग्रुप से ज़्यादा अच्छी है, अब जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रांग है, तो लिविंग ग्रुप को जाना पड़ेगा, और उसकी जगह कौन आ जाएगा फिर? न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ गई? अब यस आ सर। जाए अब अपने पॉइंट पर। अभी इसके पास कितने लोग हैं? सिर्फ 3 लोग, यानी ये प्लेन में पड़े हुए हैं। क्या मुझे मालूम है जैसे OH माइनस अटैक करेगा ये 4 हो जाएंगे? अब बताओ 4 होंगे तो क्या प्लेन में रहेंगे कि 3D में चले जाएंगे? 3D। क्यों? क्योंकि नहीं तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा भाई। यानी कि जैसे यस सर। OH माइनस आएगा ये क्या हो जाएंगे वापस से? टेट्राहेड्रल। हाँ। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, आप बताओ ये जो 3 है हमारे ना, वो प्लेन के अंदर है, यानी कि प्लेन के बाहर वाला हिस्सा और प्लेन के अंदर वाला हिस्सा खाली है कि भरा हुआ है? जो अभी प्लेन में है। हाँ, ये जो कार्बन कटायन है इसमें प्लेन के बाहर वाला हिस्सा और प्लेन के अंदर वाला हिस्सा खाली पड़ा है कि वहां पर भी कोई है? फ्रंट और बैक में तो नहीं है कोई। नहीं है। अब बताओ OH माइनस को अटैक करना किधर से आसान होगा? इधर से, लेफ्ट से, राइट से, बाहर से, अंदर से? फ्रंट या बैक से। हाँ एकदम सही कहा आपने। वो प्लेन में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है प्लेन में बाकी लोग भी हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो क्या करेगा? या तो वो अपवर्ड से आएगा या तो डाउनवर्ड से, मतलब या तो फॉरवर्ड आएगा आपकी तरफ से या तो पीछे से, जिसको हम लोग वेज और डैश के नाम से जानते हैं। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, वो चाहे बाहर से आए चाहे अंदर से, एक ही बात है कि अलग अलग? एक ही बात है ना। एक ही बात है। यानी कि इस केस में जब कार्बन कटायन बनेगा, अटैक 2 तरीके से पॉसिबल है, एक फॉरवर्ड और दूसरा बैकवर्ड। बोले ये बात क्लियर हो गई? यस सर। यानी कि प्रोडक्ट 2 मिलेगा, एक बाहर वाले से मिलेगा और एक अंदर वाले से, और हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन एंड रिटेंशन। अब ये क्या नया वर्ड है, इसको समझते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, और रिटेंशन का मतलब होता है जैसा था वैसा ही। अब एक बात बताइए, जब ये 4 थे तो उसमें से क्या कोई एक रहा होगा जो पहले से बाहर रहा होगा? यस सर। जब 4 थे तभी तो कार्बन का डायन बना होगा टूटकर। जब 4 थे हाँ। एक बाहर रहा होगा। अगर जो OH आया है वो बाहर वाले पे ही आ गया, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज हुआ? वही है, बस आपका मॉलिक्यूल चेंज हो गया, हाँ मॉलिक्यूल चेंज हुआ। लेकिन बाकी कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई चीज़ नहीं हुआ। वो भी बाहर था, ये भी बाहर है, तो उस वाले को हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन। उसको क्या बोलेंगे? रिटेंशन, मतलब जैसा था वैसा ही है।
बस मॉलिक्यूल में जो थे वो अलग अलग हो गए हैं। क्या जरूरी है कि बाहर से अटैक करे? पीछे से भी अटैक कर सकता था। हाँ। अब अगर आप तोड़ के निकाले हो बाहर का और जुड़ कहाँ रहा है, पीछे। अंदर या पीछे, तो बताओ वो सेम बनेगा कि अपोजिट बन जाएगा? मतलब नहीं समझा। आप मान लो आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक हिस्सा बाहर निकला है, एक हिस्सा अंदर निकला हुआ है। अगर आप हाँ। बाहर का तोड़ के बाहर लगाते हो किसी चीज को, तो उससे इसकी कन्फिगरेशन में कोई चेंज हुआ नो सर। तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन, जैसा था वैसा ही बन गया। अब मान लो तोड़े अपने बाहर है, लेकिन आपने जोड़ा कहाँ उसको, अंदर, तो कन्फिगरेशन सेम है कि उल्टा हो गया है? उल्टा हो गया। उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। फिर से सुने, बाहर तोड़ो बाहर जोड़ो तो रिटेंशन, बाहर तोड़ो अंदर जोड़ो इन्वर्जन। अच्छा, ये तोड़ने वाला काम बाहर ही तोड़े, अंदर भी तो हो सकता था। अब हम सर बात जब करते आप हैं, हाँ। अंदर बोल रहे हैं तो मतलब फॉरवर्ड बोल रहे हैं ना? नहीं, अंदर का मतलब हम बैकवर्ड बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, और बाहर का मतलब फॉरवर्ड। आप एक काम करो, मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड ही बोल देता हूँ। अगर हम फॉरवर्ड तोड़ के फॉरवर्ड जोड़े तो बोलो क्या होगा? हाँ जी। रिटेंशन। रिटेंशन। फॉरवर्ड तोड़ के बैकवर्ड जोड़े तो? इन्वर्जन। अच्छा, जरूरी है कि हमेशा फॉरवर्ड ही टूटे? बैकवर्ड भी तो टूट सकता है। हाँ। अब वो बात करते हैं, बैकवर्ड तोड़ के बैकवर्ड जोड़ दो, रिटेंशन। रिटेंशन। बैकवर्ड तोड़ के फॉरवर्ड जोड़ दो, इन्वर्जन। बात समझ में आ गई? यानी कि मुझे समझ में आ गया, जब जब कार्बोकैटायन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो तरीके से हो सकता है, फॉरवर्ड से भी और बैकवर्ड से भी, क्योंकि अवे द प्लेन मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों खाली है। और उस केस में प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? इन्वर्जन भी मिलेगा और रिटेंशन भी मिलेगा। अब अगर हम दोनों को मिला दें तो दोनों को मिला के जो मिलता है उसको हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। अब दोनों बनेंगे तो दोनों का क्या बन जाएगा? मिक्सचर। उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेशमाइजेशन। बस अभी सुनते चले, जब मतलब मैं इसमें समराइज करूंगा इन्वर्जन, चीजें अच्छी हो जाएंगी। हाँ बोले। मतलब इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो सकता है। हाँ, अब सिर्फ यही नहीं, अब आप मान के चलो कोई भी रिएक्शन हो जिसमें कि इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो रहे हैं, तो वहां क्या बनेगा? मतलब इसमें दोनों होगा तभी कहेंगे या फिर मतलब कोई एक होगा? नहीं नहीं, दोनों ही होगा। अटैक फॉरवर्ड से भी होगा और बैकवर्ड से भी होगा, यानी इन्वर्जन भी होगा और साथ साथ रिटेंशन भी होगा। अब बताया, अगर दोनों होगा तो क्या मिलेगा हमें? सर ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों रिटेंशन मिलेंगे? अच्छा, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हो सर एक ही पे दोनों होगा? नहीं, एक ही पे दोनों नहीं होगा। आपके रिएक्शन में बताओ, एक ही कार्बोकैटायन होगा कैसे मिलियंस ऑफ कार्बोकैटायन होंगे? कई सारे होंगे। आप बताओ, क्या आप कह सकते हो सर इस पे फॉरवर्ड अटैक होगा और इस पे बैकवर्ड? नो सर। क्या हमें मालूम है किसी पे फॉरवर्ड हो सकता है किसी पे बैकवर्ड हो सकता है? हम्म। जिस पे फॉरवर्ड की जगह फॉरवर्ड हुआ होगा वो क्या बना के दिया होगा? रिटेंशन। रिटेंशन। जिसमें बैकवर्ड की जगह फॉरवर्ड आया होगा वो क्या दिया होगा? इन्वर्जन। यानी जो खूब ढेर सारी रिएक्शंस हो रही है उसमें कुछ प्रोडक्ट इन्वर्जन से बन रहे होंगे और कुछ प्रोडक्ट रिटेंशन से। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि एक ही कटायन पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों अटैक होगा। समझ में आ गया? अच्छा। कुछ कार्बोकैटायन से फॉरवर्ड बनेगा मतलब इन्वर्जन बन सकता है, कुछ से रिटेंशन बन सकता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें इन्वर्जन वाले भी होंगे और रिटेंशन वाले भी होंगे, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर। और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रेशमाइजेशन। ठीक है सर, जब चार बॉन्ड बनेंगे हाँ मतलब तो हमेशा 109 डिग्री होगा? हाँ, जब चार बनेंगे टेट्राहेड्रल बनेगा तो आपको 109.5 डिग्री ही मिलेगा। कोई भी मॉलिक्यूल हो तो? हाँ, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा वही आएगी। अच्छा। ठीक है, एक चीज और आप बताएं, ये जो रिएक्शन है इसकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में न्यूक्लियोफाइल था कि नहीं था? नहीं था। नहीं था।
यानी कि जो स्टेप नंबर 1 जो कि हमारा क्या है RDS रेट बताने वाला, उसमें न्यूक्लियोफाइल तो है ही नहीं। यानी कि जो रिएक्शन की रेट है ना SN1 रिएक्शन की, वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है नहीं करता है? नहीं करता। नहीं करता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा है कि न्यूक्लियोफाइल कम है। इस बात से पढ़ सकता है कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है कि वीक है, लेकिन उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि न्यूक्लियोफाइल ढेर सारा है कि कम सारा है, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में न्यूक्लियोफाइल तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ था। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में कितने मॉलिक्यूल थे आपके पास? एक थे, दो थे? एक ही था जिसको तोड़ रहे थे हम। अब देखो आपके रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया था, तो हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे बाईमॉलिक्यूलर? यूनिमॉलिक्यूलर। अब आपको हर पॉइंट जो पीछे लोग बोले थे, अब आप उसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अच्छा, यही चीज हम लोग वहां सीख रहे थे, आपको मिल गया। इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल अपना बॉन्ड तोड़ के कार्बोकेटाइन बनाता है। क्योंकि उसमें एक ही है इसलिए वो यूनिमॉलिक्यूलर है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है स्टेप नंबर 1 में, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो कम हो इस बात पर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड नहीं करेगी। यस। ठीक है, एक थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा टॉपिक आप मान लो, कोशिश करेंगे आप समझने की। उसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब कई बार स्टेबल होने के लिए लोग अपनी पोजीशन थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। अब समझते हैं, ये एक ऐसी बात हुई, मान ले मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CH CH3 CH CH3Br, और वो दिया गया है कि आपको इसका SN1 रिएक्शन कराना है OH माइनस से। पहली बात, SN1 रिएक्शन है तो मुझे क्या समझ में आया, कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप में। 2 स्टेप में। पहला स्टेप में क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। आप देखो इसमें लिविंग ग्रुप कहाँ दिख रहा है आपको? Br है ना, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और मुझे मालूम है अगर मैं स्टेप वाइज करके चलूँ मैकेनिज्म देख के, तो मुझे ये मिलेगा CH3 CH CH3 C पर प्लस चार्ज CH3 और यहाँ पर H। देखो एक बार, ये सर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये जो कार्बोकेटाइन है ना, वो कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। 2 डिग्री का। एक यहाँ पर जुड़ा है और एक यहाँ पर जुड़ा है, बहुत अच्छी बात है। 2 डिग्री का मतलब 2 अल्काइल ग्रुप है जो इसको स्टेबल बना रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मुझे क्या दिख रहा है ना, अगर ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाता तो बोलो बात वही रहती कि कुछ चेंज हो जाती? चेंजेस आएगी। जब यहाँ पर था तो 2 डिग्री था, अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पर होता 3 डिग्री तो 3 डिग्री हो जाता। 3 डिग्री की कटायन की स्टेबिलिटी और 2 डिग्री की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेम होगी कि अलग अलग? अलग अलग भी। कौन ज़्यादा स्टेबल है? 2 डिग्री। 2 डिग्री है। अब क्यों 2 डिग्री स्टेबल है कि 3 डिग्री? समझे? 3 डिग्री का मतलब 3 अल्काइल ग्रुप है जो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। 2 डिग्री का मतलब देने वाले सिर्फ कितने हैं? 2 अल्काइल ग्रुप है। पता है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री है ना। हाँ। अब बताएगा 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो वो जो कार्बोकेटाइन का प्लस चार्ज है वो 2 पर ही रुकना चाहेगा कि 3 पर आना चाहेगा? 3 पे आना चाहिए। कि मुझे 3 पर लेके आना होगा? सर वो तो पहले से स्टेबल है ना। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, मेरा ऑप्शन क्या है आपके लिए। एक ये है कि 2 से ज़्यादा स्टेबल 3 पर है, तो वो खुद 2 से 3 पर आना चाहेगा कि मुझे ज़बरदस्ती 2 से 3 पर लेके आना पड़ेगा प्लस चार्ज को? खुद आ जाएगा। खुद आ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। अब हम थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं क्या क्या हो रहा है। अब समझे, मुझे मालूम है कि SN1 रिएक्शन करानी है, यानी OH माइनस का अटैक कराना है। मुझे ये भी मालूम है अटैक कहाँ होगा, जहाँ लिविंग ग्रुप हटेगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, और आंसर क्या होता है? CH3
CH, CH3, CH, CH3 और यहाँ पे हो जाता हमारा OH। बोलो सही बात है? यस सर। ये प्रोडक्ट हम उम्मीद कर रहे थे, इट वाज एक्सपेक्टेड कि हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन सच्चाई में ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो ये है। OH, CH3, CH2, CH3। आप देखो पहले दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो OH है वो 2 डिग्री अल्कोहल है, हाँ और ये जो OH है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। 1 2 3, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। यस सर। कौन ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री 3 डिग्री? यही रीजन है, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। रीअरेंजमेंट को फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकटायन 2 डिग्री से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए प्रोडक्ट में ये ना मिलकर हमें क्या मिल जाता है, ये। अब सवाल आता है सर हमें कैसे मालूम चलेगा? आप जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, यानी जिसमें कार्बोकटायन बन रहा है, आप एक बार जरूर चेक कर ले, जो कार्बोकटायन अगर 2 डिग्री है तो चेक करो क्या उसके बगल में, ठीक बगल में 3 डिग्री होने का कोई चांस तो नहीं है। अगर उसके ठीक बगल में 3 डिग्री के चांसेस हैं तब रीअरेंजमेंट होगा ही होगा, और अगर नहीं है तो कोई चांस नहीं है। सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं कि कैसे समझ में आया हमको। सर जो पॉजिटिव चार्ज जा रहा था 3 हाँ डिग्री पे, हाँ हाँ, वो किस मीडियम के मतलब थ्रू जा रहा था? वो मीडियम कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन कैसी है। बेसिक मीडियम है तो भी जा सकता है, एसिडिक है तो भी जा सकता है। वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मीडियम कैसी है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको मालूम है हम वहाँ पर ज़्यादा खुश हैं, वहाँ ज़्यादा स्टेबल है। अब मान लें मेरे पास ये रिएक्शन है, इस पर वही OH माइनस का रिएक्शन कराना है SN1 मैकेनिज्म से। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है CH3, CH, CH3 और OH। देखे? हाँ यही बनेगा। ठीक है, एक बार जरूर चेक कर लें ये कौन सा है, 2 डिग्री 3 डिग्री? 3 डिग्री नहीं, 2 डिग्री है ना बच्चे। आप अच्छा चेक हाँ करो, ये सर 2 2 से डिग्री। जुड़े हैं ना, 2 डिग्री है। जैसे 2 डिग्री आया आपके कान तुरंत खड़े होने चाहिए। क्या 3 डिग्री का कोई पॉसिबिलिटी है? नो सर। नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर आप आगे पीछे लेके जाओगे तो 1 डिग्री हो जाएगा बल्कि। हाँ। तो बोलो रीअरेंजमेंट होगा इसमें? नो सर। यानी कि हमें ऐसे ही कर लेना, जब भी 2 डिग्री होगा एक बार चेक कर लेना बगल में कोई 3 डिग्री तो नहीं है। चलो मैं और एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ मान लो आयोडीन है, यहाँ मान लो हमारा साइनाइड ग्रुप है, SN1 मैकेनिज्म है। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसके जगह क्या आ जाएगा? साइनाइड ग्रुप। आप बताएं इसमें रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? होगा। होगा। क्यों होगा बताएं? ये सर 3 डिग्री पे स्टेबल होगा। हाँ, आ जाओ चेक करते हैं 3 डिग्री कहाँ बनेगा, लेफ्ट वाले में राइट वाले में? लेफ्ट वाले में। लेफ्ट वाले में, तब भी 2 डिग्री ही रहेगा। आप करके देखो। नहीं इसके मतलब इसके भी लेफ्ट वाले में। जहाँ आयोडीन है इसी के लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे ना हम लोग, क्योंकि देखो जब पहले स्टेप में क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा होगा। अच्छा। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप आयोडीन निकला होगा, जब वो निकला होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ चुका होगा। हाँ। तो ये तो हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन बना है। अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो कितना होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री? 2 डिग्री का। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जाएगा ही नहीं। तब बोलो यहाँ जाएगा तो तब 1 डिग्री। 1 डिग्री, यानी कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आया समझ में अब आपको? सर जो उसके बगल में नहीं हो सकता था, अब बच्चे CH2 के बगल में। अगर आप अनकंफर्टेबल हो और बगल वाली सीट खाली है
तो बोलो टीचर क्लास में है तो भी आप कोशिश करते हो कि आप वहाँ जाके बैठ जाए। यस सर। अब आप अनकंफर्टेबल उतने ही हो, लेकिन आपके बगल वाली सीट खाली नहीं है, उसके बगल में खाली है, तो बोलो आप जाने की कोशिश करोगे या फिर थोड़ा सा सोचोगे यार क्या जाना है इतना दूर, बिना मतलब क्लास डिस्टर्ब होगी। नहीं जाएंगे। वही वाली बात यहाँ पर है। आ गया समझ में? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। CH3 CH CH3 CH2 CH3, एक सेकेंड, ये CH2 होगा, इसको ना CH कर लीजिए, और यहाँ पर हो गया हमारा आयोडीन। मान लें हमें KOH का रिएक्शन कराना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का SN1 मैकेनिज्म फॉलो करके, बताएं इसमें अरेंजमेंट होगा नहीं होगा? इसमें प्रोडक्ट हम क्या उम्मीद करते हैं? हाँ होगा। CH2, मुझे लगता है ये गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, ये CH2 नहीं होगा, CH होगा बस ना। CH3 CH CH CH3 CH3। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरा OH यहाँ पर आएगा, लेकिन हमें और आपको भी मालूम है कि OH इस बार यहाँ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और इसको मालूम था इसी के बगल में कौन था, 3 डिग्री। तो तुरंत रीअरेंजमेंट करेगा और प्रोडक्ट हमें इसकी बजाय क्या मिलेगा, CH3 CH CH3। अब ये CH भी है, अपना H उसको भेज देगा और यहाँ क्या हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH2 CH3। आ गया समझ में अब? यस सर। अब मुझे लगता है आपको रीअरेंजमेंट में कोई डाउट रह गया होगा। यस सर। ठीक है, ये तो हो ही गया है। चलिए आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ तक सीधे पढ़ के ख़त्म करिए। चलिए मैं आपको एक दो ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये देखो ध्यान से, X है ना, X कैसे ग्रुप होते हैं? लिविंग ग्रुप। हाँ, अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, लेकिन तीनों में सेम सेम है, पर डिफरेंस कहाँ है, एक 3 डिग्री का, एक 2 डिग्री का और एक 1 डिग्री का। 3 डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है कैसा होगा? यस सर। ये जो C है और ये जो X है, ये 3 अलग अलग R से जुड़े होंगे, ऐसा। इसी तरह 2 डिग्री है तो एक जगह हाइड्रोजन होगा, बाकी 2 जगह CH3 हो सकते हैं। आप बताएं तीनों की रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की सेम होगी अलग अलग? 3 डिग्री ज़्यादा होगी। हाँ 2 डिग्री क्यू से कम, फिर हाँ, 1 डिग्री सबसे कम। एकदम सही है। आया समझ में क्यों? यस सर। क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है अब? नो सर। सर लेकिन जब लिविंग ग्रुप हटेगा तब ना। हाँ, तो बच्चे पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप ही तो हटाना है हमें। वो तो यस आपसे ये पूछा है कि अगर मैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के ऑप्शन हो तो कौन है जो SN1 रिएक्शन जल्दी शो करेगा? 3 डिग्री। हाँ, अब हम पढ़ जा रहे हैं SN2। SN2 का पूरा नाम बोले? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी गुड। SN1 कितने स्टेप में हुआ था? 2 स्टेप में। SN2 कितने स्टेप में होगा? स्टेप। 1 स्टेप में। आ जाओ समझते हैं। बहुत अच्छा, जब आप ये पढ़ लोगे ना तब आपको SN1 में और क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो ये हमारा कार्बन है, यहाँ पर कोई एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड यहाँ होगा, यहाँ पर हमारा डैश, और ये हो गया हमारा वेज। ठीक है, कोई एक जगह बोलो हेलोजन लगा दो जहाँ पर आप कहो।
कहीं पे लगा दिया। चलो मैं प्लेन में लगाता हूँ, प्लेन वाला समझना शायद थोड़े आपके लिए आसान हो जाए। मान लो हमने ब्रोमीन यहाँ लगा दिया अपना। अब मुझे इसका रिएक्शन कराना है किससे? न्यूक्लियोफाइल से, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक ही स्टेप में कराना है। तो क्या न्यूक्लियोफाइल को मुझे अभी लेके आना पड़ेगा कि बाद में लेके आऊँगा? अभी लाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? डिफरेंस कहाँ है? वहाँ मुझे मालूम था 2 स्टेप में है, तो पहले में हम न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे नहीं, जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि एक ही स्टेप में कराना है, तो न्यूक्लियोफाइल यही पास में ही पड़ा होना चाहिए। बोले ठीक है। हाँ, अब एक बात यस सर। बताओ, जब एक ही स्टेप में है तो एक ही स्टेप में कितने रिएक्टेंट आपके पास एक टाइम पर है? 1 या 2? मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं हाँ, तो। 2 मॉलिक्यूल है ना, एक OH वाला है और एक आपका इधर है टेट्राहेड्रल वाला। हाँ, बोलो समझ में आया ये चीज? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है अभी आपको? तो देखो एक साथ कितने मॉलिक्यूल हमें दिख रहे हैं? 2। 2 इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर। ये क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, जब ये OH माइनस इधर अटैक करने की कोशिश करेगा, क्या बीच में ब्रोमीन मिलेगा? यस सर। क्या ब्रोमीन इसको अटैक करने देगा क्या? नो सर। क्या इधर से होगा। आना चाहेगा तो ये अटैक करने देगा? नो सर। दोनों ही परेशान करेंगे इसको। तो बताओ अटैक किधर से हो सकता है? इधर से हो सकता है क्या ऐसे? यस सर। हाँ, अब आपका यस और नो इस बात पर डिपेंड करता है कि सर वहां पर भी तो है, यहाँ पर भी तो कोई ना कोई होगा। लेकिन नहीं, हाँ, हमें याद रखना वो वहां पर नहीं है, वो हम दिखा जरूर है 2D में उसको वहां पर। आप याद करो वो जो बॉन्ड हमने दिखाया है डैश वाला, वो प्लेन में है कि प्लेन के पीछे है? वो पीछे। प्लेन के पीछे, यानी प्लेन वाला हिस्सा उधर का खाली है। ये वाला हिस्सा कहाँ है? फ्रंट पे। फ्रंट पे। यानी कि प्लेन का जो हिस्सा है वो बस इतना ही है, ये वाला। इधर से अटैक नहीं हो सकता, लेकिन इससे पीछे वाला हिस्सा प्लेन का खाली होगा, क्या उधर से अटैक हो सकता है? चलो, यस सर। यहां से चांसेस है कि सर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हम बैकवर्ड से अटैक कर पाएंगे इस पर, बैक से? सर जो बैक और फ्रंट पे रहेगा उस पे मतलब कोई एटम नहीं रहेगा? रहेगा जरूर, कोई ना कोई होगा। हमने फिक्स नहीं किया है, CH3 C2H5 कोई हो सकता है। तो फिर वो फ्रंट मतलब अगर हाँ बोले। बी आर जो फ्रंट पे रहेगा तो बैक पे करेगा, ऐसे उल्टा होगा। नहीं, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, आप बस मैं 2-3 बातें कर रहा हूँ, अभी आप सुने, फिर मैं समराइज करूँगा तो चीज़ें क्लियर होंगी। पहला मैंने कहा, क्या OH माइनस इधर से अटैक कर पाएगा? नो सर। नहीं करेगा। ठीक है, क्या OH माइनस इधर से अटैक कर सकता है? करेगा नहीं करेगा नहीं पता। सर ये भी बता दीजिए क्यों नहीं करेगा? कौन सा? ये कैसे क्यों नहीं करेगा? देखो ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, क्या मालूम है ब्रोमीन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा? यस सर। पोलर कंपाउंड है ना, तो क्या वो इसको आने देगा हाँ, कि इनके बीच रिपल्सन शुरू हो जाएगा? रिपल्सन होगा। इसलिए नहीं आने देगा। अब चेक करो, क्या दूसरी पॉसिबिलिटी में चांसेस हैं इसके अटैक होने के? बैक पे तो हो सकता है। बैक में हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऊपर और नीचे से, क्या प्लेन के नीचे से अटैक हो पाएगा क्या? तब भी बी आर आ जाएगा। हाँ, BR आए ना आए, क्या मुझे मालूम है पीछे वाला बॉन्ड खाली है कि नहीं खाली है? यहाँ पर कोई खाली है कि यहाँ पर भी कोई बैठा होगा? कोई रहा होगा वहाँ पे। तो वो भी नहीं आने देगा। क्या फ्रंट से अटैक कर पाएंगे यहाँ से? नो सर। अब पहला डिफरेंस समझो, SN1 में ये दोनों जगह खाली थी। याद करो कैसे? क्योंकि SN1 में क्या बन चुका था? कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन कहाँ बना था? प्लेन के अंदर कि प्लेन के बाहर और पीछे? प्लेन के अंदर। यानी कि इसका प्लेन का बाहर वाला और प्लेन का अंदर वाला हिस्सा खाली था, तो वो बाहर से भी अटैक कर सकता था और अंदर से भी। इसीलिए इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों एक साथ हो रहे थे। आगे समझ में? इसमें ना बाहर से अटैक होगा ना पीछे से। अटैक कहाँ से होगा? सिर्फ बैकवर्ड साइड से, क्योंकि प्लेन का ये वाला हिस्सा खाली हुआ है। बोलो बात समझ में आ गई?
बोलो अभी आप जो बॉन्ड तोड़ोगे ब्रोमीन वाला, ये आगे से तोड़ रहे हो कि पीछे से? प्लेन से है ना, प्लेन हाँ, पे। प्लेन के आगे वाला हिस्सा तोड़ रहे हो, ऐसे समझो लेफ्ट राइट में। प्लेन का राइट वाला तोड़ रहे हो कि लेफ्ट वाला? राइट वाला। और बॉन्ड जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? लेफ्ट। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है आप लेफ्ट का तोड़ो और लेफ्ट में ही बन जाए? नो सर। राइट का तोड़ो राइट में बन जाए? नहीं। लेफ्ट का तोड़ो राइट में बन जाए? हाँ। राइट का तोड़ो लेफ्ट में बन जाए? ये सर। ये हो सकता है। यानी कि मुझे एक बात समझ में आ गई, लेफ्ट तोड़ेंगे तो राइट बनेगा, राइट तोड़ेंगे तो लेफ्ट। यानी कि जो मुझे कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, पता वो कैसा होगा? रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा, कि दोनों हो सकते हैं? दोनों का। नहीं, सिर्फ इन्वर्जन होगा। ओ बालक, अच्छा हाँ, ये सर। रिटेंशन में क्या होगा? अगर लेफ्ट तोड़े हो तो लेफ्ट पे ही आना चाहिए था ना। बात समझ में आ गई? अगला डिफरेंस सुनो फिर से। पहला डिफरेंस क्या था? SN1 2 स्टेप में होता है और SN2 एक स्टेप में। ये क्लियर हो गया? अगला डिफरेंस हमें ये मिला कि सर SN1 में इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होता है और वो बनाते हैं रेशमिक मिक्सचर। वो क्या बनाएंगे? इसमें। लेकिन जो SN2 है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा? इन्वर्जन। बोलो क्लियर हो गया? अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नो सर, मतलब हाँ इसमें जो पीछे वाला बॉन्ड है वो टूटेगा ना। हाँ, एक अगर लेफ्ट का टूट रहा है तो राइट में बनेगा, और अगर राइट का टूट रहा है तो लेफ्ट में बनेगा। अब हम देखते हैं एक्चुअल काम कैसे करता है। आ जाओ। मान लो मेरे पास जो कोई कंपाउंड है, ऐसे CH3 ले लो, इधर ले लो आप कुछ हाइड्रोजन ले लो, और इधर ऐसा एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है? मुझे अटैक कराना है OH माइनस का। बोलो क्या OH माइनस इधर से अटैक कर पाएगा? नो सर। क्या OH माइनस इधर से अटैक कर सकता है? हाँ। चलो जब अटैक कराएंगे तो देखो ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। CH3, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये Br अभी यहीं पर है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन? OH माइनस। अब ध्यान से देखना, ये बॉन्ड आधा आधा टूट रहा होगा और ये बॉन्ड आधा आधा बन रहा होगा। देखो सही कह रहे हैं क्या? यस सर। अभी एक बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड बनाना है, दोनों ही काम एक ही स्टेप में भी करना है। तो एक बॉन्ड जैसे धीरे धीरे टूटेगा, दूसरा बॉन्ड वैसे धीरे धीरे क्या होगा? बनेगा। और जैसे ये बॉन्ड टूट के अलग हुआ, ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। और ये बॉन्ड देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 H H, और ये क्या हो गया हमारा? OH। देखो प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा क्या? Br माइनस Yes. हमारा निकल चुका होगा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये कंपाउंड था और हमारे पास ये कंपाउंड अभी है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेक करो बस, सेम है कि अपोजिट है? कॉन्फ़िगरेशन मतलब वही एंगल वंगल ना। हाँ हाँ, वही चेक करना आपको। सेम है। नहीं, अपोजिट है। चेक करो कहाँ से। देखो ये पहले भी कहाँ था? वेज पर, नहीं डैश पर। देखो ये अभी भी डैश पर है, मतलब सेम ही है। ये था वेज पर, ये भी कहाँ है? वेज पर। अच्छा। ये देखो ऊपर था, ये अभी भी ऊपर है। अब देखो डिफरेंस यहाँ मिल गया। ये जो ब्रोमीन था कहाँ था? हमारे राइट साइड में। हाँ, इस बार जो OH है वो कहाँ आ चुका है? लेफ्ट में। यानी कि ये किसका केस है? रिटेंशन का। नहीं बाबू, इन्वर्जन का ना। इन्वर्जन का मतलब उल्टा, रिटेंशन का मतलब सेम। अच्छा ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? अब हाँ सर। अगला सवाल। SN1 न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था नहीं करता था? नहीं करता था। ठीक है। SN2 न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा?
करेगा। करेगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें अब? नो सर। इन रिएक्शन को हम इन कंसर्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। इन कंसर्ट, CONCERT, इन कंसर्ट रिएक्शन बोलते हैं। इन कंसर्ट का मतलब होता है एक साथ। देखो इसमें बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों अलग अलग स्टेप में हुआ है कि एक ही साथ हुआ है? एक ही साथ में। इसीलिए हम इनको इन कंसर्ट रिएक्शन या कंसर्टेड रिएक्शन भी कहते हैं। ये बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, बस हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है, सब हमें अच्छे से मालूम है पहले से ही। अब फटाफट हम कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आप एक बार यहाँ से यहाँ तक देख लो फिर हम आगे बढ़े। अब ये पहले हमें पढ़ना है, उसके बाद उधर वाला पेज पे जाना है। आप ओहो क्या हो गया, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़िए फटाफट, उतना मत पढ़िए, पहले आप यहाँ तक पढ़िए फिर एग्जाम्पल देखेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। हाँ बोलिए। जब दो स्टेप मतलब सिंगल स्टेप मतलब में रिएक्शन हो जा रहा है, हाँ तो फिर SN1 रिएक्शन क्यों कर रहे हैं? तो कितना कर रहे हैं मतलब नहीं समझा हम क्या करें आप? मतलब सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जा रहा है, हाँ तो स्टेप में रिएक्शन क्यों करा रहे हैं? ये अलग अलग रिएक्शन है ना, SN1 रिएक्शन अलग होता है, SN2 रिएक्शन अलग होता है। हाँ आपको ये सवाल होना चाहिए सर हमें कैसे मालूम चलेगा कौन SN1 है कौन SN2 है? आ जाओ उसका भी मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ, वो अभी हम आगे पढ़ते बट कोई बात नहीं, आप पूछ लो तो अभी समझ लो। मान लो यहाँ पर हमारे पास है CH3 ग्रुप, ठीक है, इधर भी मैंने लगा दिया कुछ CH3 ग्रुप, इधर भी मान लो कोई हमारा Br है लिविंग ग्रुप, और इधर भी मान लो हमारे पास क्या है कोई एक CH3 ग्रुप, ऐसा है। अब मुझे इसके ऊपर OH माइनस का अटैक कराना है। क्या मुझे मालूम है OH माइनस का अटैक पीछे से होगा इधर से? यस सर। अब देखना जो OH माइनस अटैक करने आएगा ना इधर, ये जो CH3 ग्रुप है ये छोटे छोटे ग्रुप है बड़े ग्रुप है? बड़े ग्रुप। अगर बड़े ग्रुप है तो क्या यहाँ अटैक करने के लिए जगह ज़्यादा छोड़ेंगे कम छोड़ेंगे? कम। कम, यानी कि ये ग्रुप्स जितने ज़्यादा बड़े होंगे साइज में अटैक उतनी ही मुश्किल हो जाएगा। अब बताओ अगर मेरे पास बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं जिसमें कि OH माइनस का अटैक नहीं हो सकता है तो वो कभी SN2 को फॉलो करेंगे? एक बार फिर। अगर मान लो मैं CH3 की जगह ना ऐसा लगा देता हूँ, CH3 का होल थ्राइस, एक काम करूँ नए पेज बनाता हूँ ऐसा, ये कार्बन, इधर मान लो CH3 CH3 CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर हमारा मान लो लिविंग ग्रुप है आयोडीन, ये हो गया CH3 CH3 CH3, यहाँ पर भी CH3 CH3 CH3। पहले एक काम करो देखो पॉसिबल है कि नहीं, क्या ये कार्बन कार्बन से जुड़ सकता है? तो हाँ। क्या कार्बन 4 बार बनाता है? यस सर। देखो 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बॉन्ड सारे सही है। यस अब सर। देखो मुझे मालूम है ये आयोडीन तोड़ के मुझे बाहर निकालना है, OH माइनस का अटैक कराना, क्या OH इधर से ही आएगा? यस अब सर। देखो जैसे OH आने की कोशिश करेगा क्या यहाँ पर ढेर सारे मॉलिक्यूल है जो इसको रोकेंगे? अब हाँ। क्या भीड़ बहुत ज़्यादा है? तो OH यस सर। माइनस का अटैक अब आसान है कि बहुत मुश्किल हो गया? मुश्किल है। अच्छा क्या हमेशा CH3 ही साइज होगी, क्या इससे बड़ी भी साइज हो सकते हैं? बड़ा भी हो जाता है। अब देखो साइज जितने ज़्यादा बड़े होंगे OH माइनस का अटैक उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, अब मुश्किल हो जाएगा। एक टाइम के बाद हो सकता है OH माइनस अटैक ही ना करे, अगर अटैक नहीं करेगा तो उस केस में SN2 को हम कभी भी करा नहीं सकते। तो बताओ क्या ऑप्शन बचा फिर मेरे पास? SN1। तो हम SN1 कराएंगे, क्योंकि SN1 कराएंगे तो मुझे मालूम है यहाँ बन जाएगा कार्बोकटायन, ये सब हाँ। के सब जितने भी दिख रहे हैं सब कहाँ चले जाएंगे?
प्लेन के अंदर, और प्लेन के yes, बाहर और अंदर वाला हिस्सा खाली हो गया। अब अटैक आराम से हो जाएगा, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों मिल जाएंगे। यही सवाल था ना आपका कि जब SN2 एक ही स्टेप में हो जा रहा है तो क्या जरूरत है SN1 दो स्टेप में कराने की। yes sir। क्लियर हो गया अब। हाँ, उस जो आप वाला एग्जांपल था उसमें दोनों जा रहा था। हाँ, आप समझे। इधर SN2 रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस पर। स्टेरिक याद आया, स्टेरिक का मतलब भीड़ भाड़। SN2 किस पर डिपेंड करेगा, भीड़ भाड़ पर। अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो SN2 रिएक्शन तेज होगा स्लो होगा, स्लो होगा। स्लो होगा। देखो इसलिए मैंने इन्वर्सली लगाया है। आ गया समझ में चीज। ठीक क्या है। SN1 रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करेगा। SN1 रिएक्शन को भीड़ भाड़ से कोई मतलब है नहीं। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगली बात, क्या SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। नो सर। SN1, हाँ, सवाल सुने फिर से, क्या SN1 कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। हाँ, करेगा सर। हाँ करे, अरे करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। वो स्टेबल होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। SN1 तो कार्बोकैटायन पे ही डिपेंड करता है ना। यस सर। चलो, SN2 कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा नहीं। नहीं करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं, टेंशन ही फ्री रहे हम। क्या मुझे सारी बातें अब धीरे धीरे क्लियर हो गई हैं। अब मुझे दो ये तीन सर बातें जो एकदम याद रखनी है। पहली, SN1 दो स्टेप में होता है, इसके प्रोडक्ट रेशमिक मिक्सचर आते हैं, मतलब इन्वर्जन से भी आ सकता है और रिटेंशन से भी आ सकता है। तीसरी चीज, जो SN1 रिएक्शन है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं SN2 की। सबसे पहली बात, SN2 कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, 1 स्टेप। 1 स्टेप में। SN2 किस बात पर डिपेंड करेगा, सर डेंसिटी इतना। हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस, उसका नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट होता है, और स्टेरिक का मतलब क्राउडिंग, तो भीड़ भाड़ की वजह से रुकावट बनेंगे। अगली चीज, जो हमारा SN2 मैकेनिज्म है इसको हम कराते हैं PAPS सॉल्वेंट में। अब इसका क्या मतलब हुआ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। बस नाम सुने, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए। एक वर्ड होता है PPS, इसको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और PAPS का मतलब पोलर अप्रोटिक। पोलर तो समझ में आ गया, एक की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होगी दूसरे की कम होगी वगैरह वगैरह। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, प्रोटिक और एप्रोटिक में। प्रोटिक वो है जो सामने वाले को पॉजिटिव चार्ज बनाने की हेल्प करते हैं, मतलब वो क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन। पोलर प्रोटिक क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन। तो बताओ इसको हम यूज कहाँ करेंगे PPS को, SN1 में SN2 में। SN1 में। SN1 में, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ कार्बोकैटायन चाहिए ही चाहिए। क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन चाहिए हमको SN2 में, नहीं तो हम वहाँ पे किसको नहीं यूज चाहिए। करेंगे, पोलर एप्रोटिक PAPS को यूज करेंगे। अगली खास बात, SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। बोलो आपको दिक्कत। नो सर। ठीक है, इसको आप एक बार यहाँ तक पढ़ लीजिए, यहाँ तक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये हमें कभी मिलता नहीं है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट। आपने अगर ठीक एक है। चीज़ नोटिस की होगी तो हमने क्या कहा था, जो SN1 रिएक्शन है वो दो स्टेप में चला था। कार्बोकैटायन खुद से बनता नहीं है, हमें बनाना पड़ता है। बोलो सही बात है। यस सर।
तो कार्बोकैटायन कई बार बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा, तो मैं उसको क्या यूज करूँगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जो सामने वाले को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। हाँ, यानी कार्बोकैटायन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाओ वापस से अपने पेज पर। चल, क्या लिखा है यहाँ से यहाँ तक पढ़ो आप। चलिए ये पढ़े, देख ले क्या लिखा। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज आरडीएस एंड देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन एंड बोथ अल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। दोनों पर डिपेंड करेगा, सिंपल बात है, एक ही रिएक्शन में दोनों है, बाई मोलिकुलर है, तो दोनों पर डिपेंड करेगा ही करेगा। अगली चीज़ क्या कहा है इसने, रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन। बताएं इसमें कौन होगा, सबसे बढ़िया अच्छा सवाल है। मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में कौन ज़्यादा होगा, SN2 में। तो देखो मिथाइल का मतलब क्या हो गया है, H लगा होगा, ये होगा ऐसा CH और X। देखो मिथाइल हैलाइड यही है। प्राइमरी हैलाइड में क्या होगा, C और X और कहीं एक R ग्रुप आ चुका होगा। सेकेंडरी हैलाइड में क्या हो चुका होगा, CR X और एक जगह क्या होगा H। टर्सरी में क्या होगा, XR। आप बताओ, मैं जो सिर्फ SN2 चेक करना है, SN2 किस पर डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन पर कि स्टेरिक हिंड्रेंस पर। स्टेरिक हिंड्रेंस। वेरी गुड, चेक करो किसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा दिख रही है आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 3 डिग्री में। 3 डिग्री में, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे क्या होगी, कम होगी। सही कह रहे हैं ना। हाँ। भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो स्पीड Yes, कम sir. हो जाएगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 1 डिग्री की। 1 डिग्री। बात समझ में आ गया। नहीं, 1 डिग्री से भी कम है ये मिथाइल हैलाइड का, क्योंकि इसमें कम से कम एक R है ना, इसमें वो भी नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अब आपका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने सवाल क्या कहा था, सर क्या ज़रूरत है SN1 की। अब मान लो मेरे पास है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, आपको क्या लगता है ये SN1 जल्दी शो करेगा कि SN2। SN1। SN1। तो जब मेरे पास 3 डिग्री है तो मैं SN2 के चक्कर में ही नहीं पड़ूंगा, मैं क्या करा लूँगा SN1। लेकिन अगर मेरे पास मिथाइल हैलाइड है या 1 डिग्री है तो मैं किसको यूज करूँगा, SN1 SN2। SN2। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ ऐसा मिला जुला सबका जवाब दिया था कि आपका सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कौन काम जल्दी करा देगा आपका। तो मुझे दोनों मालूम होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अपना काम करेंगे। बोलो समझ में आ गया आप सारी चीज़ें। यस सर। ठीक है, ये पढ़िए फटाफट यहाँ से यहाँ तक। तो वही है, क्लियर है। क्लियर है ना, ठीक है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ गया, एक्चुअली टॉपिक ही वैसी थी।